एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक है। हेडिंग का लिखोगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी हम लोग रिएक्शन में कैसे निकालते हैं बेटा? अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम लोगों को निकालना है, किसका निकालना है बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम लोगों को निकालना, तो क्या होता है बताओ? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे होगा ना, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं ऐसे ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन सा रिएक्शन ये तुम लोग पढ़ेंगे? एक कौन सा होता है बेटा? हम लोगों के पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दूसरा हम लोगों के पास में क्या होता है? एंडोथर्मिक। इसके बारे में सबको पता है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो कैसा रहता है बेटा? लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो एंथैल्पी होता है बेटा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन जनरल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है ये बताओ? स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन जनरल एच नॉट से हो गया रिप्रेजेंट। ठीक है ना, अगर हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब कैलकुलेट किया जाएगा? एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर हम लोग कैलकुलेट करें। प्रेशर कितना होगा बेटा? 180। एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का अगर एंथैल्पी कैलकुलेट किया जाए तो उसको लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है, इन जनरल हम लोग उसको 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं। मोल कितना लेते हैं हम लोग? फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, है ना, मोल्स कितना लेते हैं? 1 मोल गैस के लिए, या फिर 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट वगैरह वगैरह जिसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक बात समझना, मान लो कोई रिएक्शन तुम लोगों के पास में है, उसमें क्या हो रहा है बेटा? A प्लस बी गिविंग यू C प्लस। इस रिएक्शन का कुछ एंथैल्पी होगा डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मान लेते हैं वो कितना है? x। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन कितना है? x। ठीक है, तुमसे पूछे हम लोगों के पास का रिएक्शन लिखा 2A प्लस 2B गिविंग 2C प्लस 2D। इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा? एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन x होगा कि कुछ और चेंज आएगा? क्या होगा? x स्क्वायर 2x, इट विल बी 2x। ठीक है ना, तो एक्चुअल में एंथैल्पी जो होगा आप लोगों के बैलेंसिंग पे भी डिपेंड करेगा। आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या रखा हुआ है उस पर भी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है तो जिसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी तुम लोग निकाल रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जिसका भी तुम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाल रहे हो उसको आप लोग क्या करोगे? उसके अकॉर्डिंग 1 मोल के हिसाब से बैलेंस कर लो। समझ रहे हैं क्या बोला? लोग क्या करोगे बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी तुम लोग निकाल रहे हो, है ना, जिसका भी निकाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को क्या करो बेटा? उसी के अकॉर्डिंग 1 मोल उसका लेके इक्वेशन को बैलेंस कर लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ HI, तो HI का एंथैल्पी निकालना तो उसको बैलेंस करो HI के अकॉर्डिंग। HI के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा रिएक्शन? हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ I2 गिविंग HI, ऐसे लिखेंगे ना फिर हम लोग। HI के अकॉर्डिंग HI का 1 मोल लेके इसको बैलेंस करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसके हिसाब से निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका अगर x है तो इसका एंथैल्पी कितना होगा बेटा? x/2। ठीक है ना, तो 1 मोल ऑफ HI करो तो x/2 ही निकल के आएगा। क्लियर है क्या नहीं? समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा ये बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये सब कुछ जल्दी जल्दी से कॉपी करते जाओ साथ साथ में, बहुत बेसिक चीजें। जब तक मैं कुछ आगे कुछ लॉज वगैरह तक नहीं पहुंचूंगा ना, एंथैल्पी जब डिस्कस करता रहूंगा तो आसान है, आसान बहुत सारी बेसिक चीजें। ठीक है ना, मैं हैश लॉ तक पहुंचूंगा तब जाके कुछ तुम लोगों को ठीक ठाक से पढ़ने को मिलेगा, समझने को। तब तक की चीजें बहुत बेसिक बेसिक है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? नहीं हो गया? एक हेडिंग लिखो एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड। क्या लिखो बेटा? एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड। बेटा किसी कंपाउंड का एंथैल्पी तुम लोगों को निकालना। किसका एंथैल्पी निकालना है तुम लोगों को? कंपाउंड का। लिखो टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड। अगर तुम लोगों को बेटा एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड निकालना है, टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड, it is taken that
it is taken that the enthalpy of an element in its most stable form at standard condition is 0. देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपाउंड का एंथैल्पी तुम्हें निकालना है तो कंपाउंड किससे मिलकर बना होगा, एलिमेंट से बना होगा ना, समझ रहे कि नहीं आ रहा। तो उस एलिमेंट का कौन सा वाला फॉर्म का बेटा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं बेटा, उसको हम लोग 0 लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में कार्बन है तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है, ग्रेफाइट। तो कार्बन में ग्रेफाइट का एंथैल्पी कितना लोगे तुम लोग, 0। क्लोरीन है तुम लोगों के पास तो Cl, क्लोरीन के लिए क्या होगा बेटा तुम्हारे पास में, क्लोरीन गैस Cl2 गैस, इसका एंथैल्पी क्या लेके चलोगे तुम लोग, 0। ब्रोमीन तुम लोगों के पास है तो ब्रोमीन के क्या लोगे बेटा, Br2 कौन, Br2 लिक्विड का एंथैल्पी कितना लेके चलोगे, 0। आयोडीन है तो बेटा क्या करोगे, I2 सॉलिड का एंथैल्पी क्या लेके चलोगे, 0। ऑक्सीजन के लिए क्या लोगे बेटा, O2 गैस, इसका एंथैल्पी क्या होगा, 0। बेटा हम लोगों के पास में क्या होगा, नाइट्रोजन, तो उसके लिए क्या लोगे, N2 गैस का एंथैल्पी 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुमने सल्फर है तो सल्फर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है, कौन सा, रोम्बिक सल्फर, तो रोम्बिक का क्या लोगे बेटा, 0। नाइट हम लोगों के पास में बेटा क्या होता, हम लोगों के पास फास्फोरस है, फास्फोरस का मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा वाला होता है, व्हाइट फास्फोरस के ब्लैक या रेड, बेटा इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है वो कौन सा वाला होता है, वो होता है रेड फास्फोरस। लेकिन हम लोग व्हाइट का एंथैल्पी 0 लेके चलते हैं, इट इज द ओनली एक्सेप्शन दिस। ठीक है ना, फास्फोरस में दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, क्योंकि जो रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस। आया ना, मोर स्टेबल तुम लोग पढ़े होंगे कि रेड फास्फोरस का जो फॉर्म होता है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और व्हाइट फास्फोरस का सिंगल वेल एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा, तो पॉलीमेरिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जैसे रेड कैसा होता है ज्यादा स्टेबल होता है, ब्लैक उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। ब्लैक में 2 तरीके से पढ़ते होगा ना, अल्फा और बीटा, है ना। तो इट इज रेड फास्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस, तो इट इज द ओनली एक्सेप्शन जहां हम लोग कम स्टेबल फॉर्म के हिसाब से ले रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक। तो एंथैल्पी ऑफ Cl2, I2, O2, N2 इन सब का एंथैल्पी हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटा, 0 लेंगे और इनके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी और का कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखे, हमें एक रिएक्शन लिखे H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग HCl गैस। ठीक है ना, HCl का तो मैं एंथैल्पी निकालूं तो मैं इसको बेटा 1/2 से इंटू कर लेता हूँ, 1/2 H2 1/2 Cl2 गिविंग HCl। ऐसा कोई रिएक्शन है, तुमसे पूछा पे एंथैल्पी ऑफ HCl कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ इस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बताओ। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होगा वही स्टैंडर्ड, यस और नो। तो यहाँ पे HCl का बनना या रिएक्शन का एंथैल्पी एक ही बात है कि अलग अलग है। इस रिएक्शन में HCl बन रहा है तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl होगा वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी होगा। तुमसे पूछा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या निकाल लोगे। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना होगा तो बताओ जल्दी से, तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ HCl ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा जाएगा। प्रोडक्ट क्या है हम लोगों के पास में HCl है ना, इसको ऐसे ना लिखो तो डेल्टा क्यों लगाना, ऐसे लिख लो ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ऐसा लिख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या हम लोगों के पास में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HCl माइनस क्या होगा बेटा, माइनस क्या होगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ 1/2 एंथैल्पी ऑफ क्या होगा बेटा H2 प्लस 1/2 एंथैल्पी ऑफ क्या होगा बेटा Cl। ये करोगे ना, एंथैल्पी ऑफ H2 और Cl2 कितना होता है, तो स्टेट में H2 का एंथैल्पी स्टैंडर्ड 0,
Cl2 का 0। तो देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज द एंथैल्पी ऑफ HCl। वही मैं ऊपर भी लिखा हूँ ना, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, ऐसा लिख देता हूँ, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ऐसे है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आया? तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन जो रहता है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आल्सो। जैसे मान लो कोई रिएक्शन तुम लोगों के पास में हो रहा है, तो कोई भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी कुछ मान लो हमारे पास में ऐसा हुआ H2 + O2 गिविंग H2, ये तुम लोगों ने रिएक्शन दिया, तो जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगा वही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो होगा, मतलब इन जनरल क्या रहता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is also the enthalpy of formation। आया ना? enthalpy of reaction ही क्या बेटा, enthalpy of formation भी, it is also the enthalpy of formation। ठीक है, इतना कॉपी कर, नहीं जरूरी थोड़ी है, उल्टा लिख दोगे तो फिर फॉर्मेशन क्या है, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, उसमें कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट होगा तो भी नहीं ट्रू हो सकता ना। तो इन जनरल मैं लिख रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज आल्सो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। ठीक है ना, अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ऐसा बोल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसका ही कुछ और छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा हो गया, समझ में आया ना कुछ यहाँ तक? एंथैल्पी ऑफ क्या बोल रहे थे हम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड, एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड हो गया। ठीक है ना, ठीक है। देखो इसके आगे छोटे छोटे डेफिनेशंस और है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अगेन जो एनर्जी का एक्सचेंज आएगा जब कोई कंपाउंड बनेगा, तो ऐसे वो कुछ होगा ना, लेकिन किससे बनेगा, गैसियस स्टेट से, सॉलिड स्टेट से, कहां से? हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इनको तुम लोग साथ साथ में लिखते हुए जाना। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन में मान लो तुम्हारे पास में क्या बना है, CH4 तुम्हें बनाना है, तो CH4 को बनाओगे किससे, पहले ये बताऊं, CH4 को तुम लोग बनाओ, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो किससे बनेगा, कार्बन से, और किससे बनेगा बेटा, हाइड्रोजन से, मिलके क्या बनेगा, CH4। तो कार्बन कौन सा वाला लोगे, कार्बन कौन सा वाला लोगे बेटा, कार्बन लोगे ग्रेफाइट, सॉलिड ग्रेफाइट ना, कार्बन क्या लोगे बेटा, ग्रेफाइट लोगे, और हाइड्रोजन तो रहेगा यार, H2 कौन सा वाला लेंगे, H2 गैस। ठीक है ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है ना, कौन से वाले बेटा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन सा वाले स्टेट का होने चाहिए, मान लो कि एलिमेंट E1 प्लस E2 मिलके क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड A बनाते हैं, ये जो एलिमेंट्स ले जाएंगे वो कौन सा स्टेट में ले जाएंगे बेटा, मोस्ट स्टेबल स्टेट से हम लोग लेगा। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट से वो रिएक्शन करके कंपाउंड बनाने तक कितना एनर्जी का एक्सचेंज आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी के जैसा एक टर्म है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होगा बेटा, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, इट इज ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, तुम लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन के बारे में। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट रिलीज होता है कि गेन होता है, हीट रिलीज होगा जब हम लोग 1 मोल ऑफ कंपाउंड को क्या करेंगे बेटा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे बेटा, उसको जलाएंगे ना, कंप्लीटली बर्न करेंगे, उसको क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटली बर्न करेंगे, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। मान लो तुम लोगों ने कार्बन लिया, उसको जला दिया, ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, CO2 गैस। ठीक है, तुम लोगों ने CH4 लिया, उसको जला दिया, जो भी एनर्जी के एक्सचेंज आएंगे वो क्या बनेगा बेटा, CO2 और H2। ये सब क्या होंगे, ये गैस, ये हम लोगों के पास गैस, ये भी गैस। ठीक है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट
calculate the standard enthalpy of the reaction. Calculate the standard enthalpy of the reaction. रिएक्शन बेटा C6H6, रिएक्शन लोगों के पास में C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस गिविंग यू 6 CO2 gas plus 3 water. 6 CO2 gas plus 3 moles of water liquid. ठीक है. Given that the standard heat of formation, given that the standard heat of formation of water liquid, और तुम लोगों को standard heat of formation of water तुम लोगों को दिया है water liquid, CO2 gas and H2O liquid R and H2O liquid R respectively minus का 57.80 minus 57.80 दूसरा लिखो बेटा minus 94.05 minus का 94.05 minus 19.8 ठीक है ना किलो कैलोरी पर मोल सब कैसे बेटा CO2 H2 और दूसरा क्या है CO2 H2 और C6H6 C6H6 लिक्विड है ना लिक्विड ठीक है 19.8 किलो कैलोरी पर मोल निकाल सकते हो ना ये भी नहीं होगा नया तुम निकालो तो थर्मोमीटर लोगों को आता था कि जिसने बोला था वो तो गायब ही है आदित्य का है उसको थर्मो पढ़ना था वो चिल्ला रहा था काफी टाइम से थर्मो पढ़ाओ हो जाएगा कि नहीं होगा ये क्या होगा एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ऐसे है ना जो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है इनका सभी का ठीक है ना तो एंथैल्पी हम लोगों को निकालना तो क्या होगा बताओ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है ऐसे ना माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ऐसे कुछ होगा प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है हम लोगों को ये बताओ प्रोडक्ट कौन कौन है हमारे पास में CO2 तो 6 इंटू कितना होगा बेटा माइनस का 94.05 ऐसे तो करोगे या कुछ और ये पे लिख दूंगे इसका तुम लोगों को दिया है बेटा कितना माइनस का 94.05 वाटर का तुम लोगों को दिया है कितना माइनस का 57.80 इसका दिया है कितना दिया है बेटा माइनस का 19.8 इसका कितना होगा बेटा इसका 0 होगा क्योंकि है ना ये ऑक्सीजन का कौन सा वाला स्टेट है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जो एंथैल्पी रहता है वो कितना रहता है 0 रहता है तो टोटल निकालोगे तो क्या करोगे बेटा इसमें कितने से इंटू कर लोगे 6 से इसमें कितने से इंटू कर लोगे 3 से इसमें कुछ नहीं करना तो ये वाला एंथैल्पी टोटल माइनस ये वाला एंथैल्पी टोटल ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा इसके आगे छोटे छोटे डेफिनेशंस और हैं बेटा उनको थोड़ा सुन लो देखिए हम आगे तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ा सकते क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे और ये वाला पार्ट बहुत इजी रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहता है हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा वन मोल ऑफ कोई भी कंपाउंड क्या होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के मोस्ट स्टेबल फॉर्म में टूट जाता है ऐसा होता है
हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? हीट ऑफ डिसोसिएशन, बेटा हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? हम लोगों के पास में कोई भी कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा वाले स्टेट से बेटा? कौन से स्टेट से? गैसियस स्टेट से। किसमें टूट जाएगा बेटा? अपने कौन से वाले एटम्स में? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में टूट जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी कौन सा स्टेट में मिलेंगे? गैसियस स्टेट में, जो एनर्जी गेन किया जाएगा फिर रिलीज होगा। बट यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? गेन होगा। डेल्टा एच जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा रिएक्शन का? वो आएगा पॉजिटिव। जो एनर्जी गेन किया जाता है उसको हम लोग हीट ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो इतना रखना कि गैसियस स्टेट में हम लोग लेंगे कंपाउंड को, उसको तोड़ेंगे बेटा किसमें? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। एटम्स भी कौन से वाले स्टेट में मिलेंगे उन लोगों को? गैसियस स्टेट में ही मिलेंगे। ठीक है ना? एक और होता है बेटा हम लोगों के पास में एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। ये हीट ऑफ डिसोसिएशन था, उसमें क्या होगा हम लोगों के पास में? एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन देखो इसमें क्या रहेगा? मान लो तुम लोगों ने कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा, कौन से वाले स्टेट से बेटा? गैसियस से। किसमें कन्वर्ट कर दिया? 2 मोल ऑफ कार्बन गैसियस में, जो एनर्जी यहाँ पे गेन हुआ होगा। तुमने क्या किया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, कौन सा वाले स्टेट से? गैसियस से। 2 मोल ऑफ किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन में क्या होगा? मान लो तुम लोगों के पास में CH4 है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा वाले स्टेट से बेटा? गैसियस स्टेट से। तुम लोगों ने इसको तोड़ा, कौन से वाले में? कार्बन गैस, और 4 मोल का निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जो एनर्जी यहाँ गेन हुआ होगा उसको बोलेंगे एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है? एक बात और अच्छे से याद रखना, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बाकी इसका न्यूमेरिकल कोई काम नहीं है। जैसे पहले स्टेप में क्या करेगा? CH4 जो होगा वो किसमें टूट जाएगा बेटा? CH3 में, और एक H निकालेगा। इसका एंथैल्पी क्या होगा बेटा? 1। समझ रहेगा यार? CH3 जो होगा वो दूसरे स्टेप में क्या करेगा बेटा? CH2 में जाएगा, एक और एक H एटम देगा। इसका एंथैल्पी क्या होगा बेटा? 2। समझ रहे कि नहीं? देखो हर केस में हम लोग कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड तोड़े? कार्बन हाइड्रोजन का। यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड तोड़े? कार्बन हाइड्रोजन को। तो क्या दोनों एंथैल्पी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है? इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि पहले वाले एच को निकालने के लिए जो एनर्जी दिया गया था, वो सेकंड वाले एच को निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाएगा उसकी इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि दोनों जिस स्टेट से निकाल रहे हो दोनों ही स्टेट अलग अलग है, दोनों ही फॉर्म अलग अलग है ना। कि कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा सेम स्ट्रेंथ का रहता है? नहीं होता ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनके केस में लोग एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन भी डिफाइन करते हैं। ऐसे तीसरे वाले स्टेप में निकालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा? H3 चौथे वाले स्टेप में निकालेंगे, क्या निकलेगा? H4 ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होता। इज नॉट इक्वल टू H2, नॉट इक्वल टू H3, नॉट इक्वल टू H4। इसको एज अ थ्योरी तुम लोग याद रखना। समझ में आ रहा है क्या? वो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझ में? ठीक है ना? हाँ, इन सबका एवरेज निकाले, इन सबका एवरेज निकालेंगे, वो क्या बोला जाएगा बेटा? वो बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है? इन सबका एवरेज चारों को लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, जो बोला जाएगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जो एंथैल्पी होगा वो ये वाला नहीं होगा बिल्कुल। अगर चारों इक्वल होते तो किसी एक को लिख दो, उसके हिसाब से निकाल सकते थे ना हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे चारों का एंथैल्पी अगर बराबर है तो चारों का अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता। चारों का अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, एवरेज निकालना। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? बट इसका आगे होता है हीट ऑफ फेज चेंज। सब लोग समझते हैं क्या होता है बेटा? हीट ऑफ फेज चेंज। ये तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते? इसके बारे में तो बिल्कुल जानते होगे ना। कौन सा फेज चेंज करवाते हैं हम लोग? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से किस में जाएगा बेटा? गैस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से किस में जा सकता है बेटा? डायरेक्टली गैस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। समझ आ रहा है कि नहीं यार? ये भी याद रखो, किसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, किसको वेपराइजेशन बोलते हैं, किसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना? एक और लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताओ।
किसी भी कंपाउंड को सब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, बट हम लोगों के पास में क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, है ना, कोई भी क्या होगा हम लोगों के पास में, कोई भी एक कंपाउंड होगा, कौन से वाले फेस में बेटा, इधर ही लिखना चाहिए था ना, इधर हम हेडिंग लिख दिया ना। चलो, हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, कोई भी एक कंपाउंड होगा, कौन से वाले स्टेट में होगा कंपाउंड, गैसियस फॉर्म, उसको तोड़ के क्या निकालेंगे बेटा, उसके एटम्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कंपाउंड से क्या निकाले बेटा, एटम्स निकाले, कौन से वाले फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, जितना एनर्जी देना पड़ेगा एटमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हीट ऑफ डिसोसिएशन ये तो सेम होना चाहिए, है ना। तो सुनो बेटा, देखो अगर हम लोगों के पास में कोई भी एलिमेंट है, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मेरे पास में कंपाउंड है तो हम लोग गैसियस फॉर्म लेंगे, उसको तोड़ के गैसियस में ले जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर हम लोगों के पास में कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लिया हम लोगों के पास मेटल्स है, मेटल्स हम लोगों के पास में क्या है, मेटल्स, तो मेटल्स के कौन सा स्टेट से कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग, सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, उसको एटम्स निकालेंगे अलग अलग, कौन सा वाले स्टेट में, गैसियस। मेटल का एक लैटिस होगा, उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ के जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, उससे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स यानी अलग अलग निकालने के लिए गैसियस, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा होगा कुछ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो अब हम लोगों के पास में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक एटम है, हम लोगों के पास में क्या है बेटा, एटम यानी एलिमेंट हम लोगों के पास में, ठीक है। तो एलिमेंट के केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है लैटिस एंथैल्पी के इक्वल। किसके इक्वल होता है, लैटिस एंथैल्पी के इक्वल रहता है 100%। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके इक्वल रहता है बेटा, लैटिस एंथैल्पी के इक्वल रहता है, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई भी एलिमेंट है, मेरे पास में क्या है बेटा, कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई मॉलिक्यूल हम लोगों के पास में होता, जैसे H2 वगैरह है, क्या हम लोगों के पास में H2 है, ये सबको तोड़ना है, तो वहां पे बेटा ये कौन सा वाला एंथैल्पी होगा, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो किसके इक्वल होता है, जल्दी से क्या बोल रहे थे, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के इक्वल, ठीक है ना। किसके इक्वल बेटा, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के इक्वल होता है। एटम मतलब लैटिस को तोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, एटम को एटम एटम अकेला थोड़ी एग्जिस्ट करता है, एटम एलिमेंट्री फॉर्म में कौन सा एटम एग्जिस्ट करता है, जो मॉलिक्यूल ना बनाते हो, सारे मेटल्स एलिमेंट्री फॉर्म में तो क्लोरीन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो गैसियस Cl2 की मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्री फॉर्म में एज एटम कौन एग्जिस्ट करता है, सारे के सारे मेटल। तो मेटल्स के केस में कौन सा एंथैल्पी पढ़ते हैं हम लोग, लैटिस एंथैल्पी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो लैटिस एंथैल्पी ही होता है, ठीक है। अगर मेरे पास में एलिमेंट ही है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ का एलिमेंट कौन सा वाला फॉर्म का, मॉलिक्यूलर फॉर्म का एलिमेंट, तो वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिसोसिएशन एंथैल्पी के इक्वल रहता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उस केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके इक्वल होगा, डिसोसिएशन एंथैल्पी के इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम लोगों के पास में क्या है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल है, हम लोगों के पास में क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल, कौन सा वाला मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम लोगों के पास, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम लोगों के पास में, लाइक मेरे पास CH4 होगा, तो वहां पे क्या बोलोगे बेटा, यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो किसके नाम से बोलोगे, बताओ जल्दी से, एवरेज डिसोसिएशन एंथैल्पी ना, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये एवरेज डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिल्कुल। तीनों बात पीछे पड़ चुके तीनों को, इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में कोई भी कंपाउंड है तो एवरेज डिसोसिएशन एंथैल्पी, मेरे पास जो एवरेज डिसोसिएशन एंथैल्पी में भी क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ से तुम्हें एटम्स निकालना है, CH4 से तुम्हें एटम्स निकालना है, तो क्या निकालोगे, एक तो C निकालोगे, और क्या निकालोगे बेटा, 4 हाइड्रोजन निकालोगे, तो पीछे तो ऐसा रिएक्शन लिखे ना, कौन सा एटम में लिखे थे, यहाँ तो एंथैल्पी चेंज आएगा, वो कौन सा एंथैल्पी है, एवरेज डिसोसिएशन एंथैल्पी। तुम्हारे पास में था H2 H सिंगल बॉन्ड H, तुम उसको बेटा लिखे, क्या लिख दिया बेटा, 2 H तुम लोगों ने निकाला, तो इसको पीछे क्या लिखे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लिखे थे।
अब तुम्हारे पास में क्या बेटा, सोडियम का लैटिस है, 1 मोल सोडियम का लैटिस है, सॉलिड, यानी सॉलिड लिखूंगा तो मतलब क्या होगा, लैटिस ना, वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, यानी गैस है। तो ये कौन सा वाला एंथैल्पी हो गया, लैटिस एंथैल्पी। तो इन केस ऑफ एलिमेंट्स इन जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो लैटिस एंथैल्पी रहता है। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में, वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, डिसोसिएशन एंथैल्पी रहता है। इन केस ऑफ बेटा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या होता है, एवरेज डिसोसिएशन एंथैल्पी ही रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, लैटिस एंथैल्पी क्लियर है ना। एक मोल आयोनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होता है उसको लैटिस एंथैल्पी, लिख लो। लैटिस एंथैल्पी बताओ मुझे, लैटिस एंथैल्पी क्या है ये बताओ। मतलब जल्दी से, लैटिस कब बनता है, आयोनिक कंपाउंड या मेटल्स का, है ना। तो क्या होगा, एक मोल आयोनिक कंपाउंड हम लोगों के पास में, उसको तोड़ेंगे। एक मोल कौन सा वाला कंपाउंड बेटा, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को तोड़ के क्या बनाएंगे बेटा, उसके आयंस में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस गैसियस और बी माइनस गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी। बेटा आयोन लिखा है NaCl, NaCl सॉलिड है, वो क्या जाएगा तो उसको तोड़ोगे तो Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, जहां जहां पर लैटिस होगा वहां लैटिस एंथैल्पी। अकेला Na सॉलिड है, इसका भी लैटिस होता है, ये भी किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, Na गैस, यहाँ आयन तो भी बनेगा, यहाँ भी लैटिस एंथैल्पी होता है। लैटिस तो किसी का हो सकता है ना, जिसका लैटिस हो सकता है वहां पर लैटिस एंथैल्पी डिफाइंड होगा, जिसका लैटिस नहीं होता है वहां लैटिस एंथैल्पी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिसका भी लैटिस होता है, लैटिस किसका होता है, जितने भी क्रिस्टलाइज सॉलिड्स होते हैं सबका लैटिस होता है। तो उन सब के केस में क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसको तुम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोल सकते, इसको तुम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसको नहीं, इसको बोल सकते हो क्या, इसमें एटम थोड़ी अलग अलग किया गया, तो आयन से अलग अलग किया गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इसको मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज वेल एज लैटिस एंथैल्पी, बात देखिए सोडियम वाले केस में। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी एटम जो होता है वो एलिमेंट्री फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में है कोई भी एटम, तो हम लोग एटमाइजेशन और लैटिस एंथैल्पी को बराबर बराबर ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेरे पास में कोई भी आयोनिक कंपाउंड है तो नहीं ले सकते हम लोग एटमाइजेशन को इसके बराबर, लैटिस एंथैल्पी जो होगा वो एंथैल्पी एटमाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा उस केस में। ठीक है, तो ये जो एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव रहता है, लैटिस एंथैल्पी के जैसा एक एंथैल्पी होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है जब हम लोग किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने से क्या होगा बता, तुम लोगों ने क्या किया, NaCl सॉलिड को किस में डाल दिया, पानी में, तो पानी में डालने से क्या होगा बेटा, हम लोगों को मिलेगा Na प्लस एक्वस प्लस क्या मिलेगा बेटा, Cl माइनस एक्वस, आया ना। जो एनर्जी का एक्सचेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। पानी में डालने से जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, रिलीज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो कैसा रहता है बेटा, ऑलवेज नेगेटिव। ये जहां मैं लिख रहा हूँ ये ऑलवेज नेगेटिव, जहां मैंने कुछ नहीं लिखा वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता था, बट ये जो ऑलवेज नेगेटिव ये कैसा होता है बेटा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। ऑपोजिट। हो गया, Yes, sir. हीट ऑफ द सॉल्यूशन,
हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ अ सॉल्यूशन हीट ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा? तुम लोग उसको किस में डालोगे? पानी में डालोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है ना? देखो इट इज द, इसको लिख लो, नहीं पता हो कुछ लोगों को, तो इट इज द एंथैल्पी, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is completely dissolved in excess of water. It is the enthalpy when 1 mole of substance is completely dissolved in excess of water. ठीक है, देखो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देगा। NaCl जो हम लोग लेंगे बेटा वो कौन सा वाले स्टेट से लेंगे? हाइड्रेशन में ये जो डिजोल्व कराएंगे वो कौन सा वाले स्टेट से लेंगे? ये लेते हम लोग गैसियस स्टेट से। कौन सा लेते बेटा? गैसियस से, हाइड्रेशन एंथैल्पी। थोड़ा हीट ऑफ सॉल्यूशन में और हाइड्रेशन में थोड़ा सा अंतर समझना ठीक है। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कि हम लोगों के पास में कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड है, क्या हम लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड, तुमने उसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने से क्या बेटा हम लोगों को आयंस मिलेंगे, A+ एक्वस मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को? B- एक्वस मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया समझ? ठीक है, देखो जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है, कौन सा वाला हीट बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन जो रहता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल रहता है बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल रहता है बेटा? हीट ऑफ, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस, थोड़ा सा एक और क्या बढ़ाया था बेटा हम लोग? प्लस लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना? प्लस क्या होता है बेटा? प्लस प्लस लैटिस एंथैल्पी, इन दोनों के इक्वल रहता है, ठीक है? कैसे हुआ ऐसा? सुनो पहले ठीक से, ऐसा कैसे हुआ उसको समझना। जैसे तुम लोग क्या करोगे, ये हम लोगों के पास सॉलिड फॉर्म है ना, हम लोगों के पास में क्या है बेटा? NaCl है मान लो, ठीक है? NaCl से तुम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी क्या होगा हम लोगों के पास? Na+ गैस प्लस Cl- गैस, ठीक है? इसी में कन्वर्ट होगा। जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको तुम लोग क्या बोले बेटा? उसको तुम लोग क्या बोले? लैटिस एंथैल्पी बोले, हाँ ना? अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, जो Na+ गैस है, Na+ कौन सा वाला गैस? प्लस Cl- गैस, इसको तुम लोग किसमें डाल दिया बेटा? पानी में। तो किसमें कन्वर्ट हो गया? Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा NaCl सॉलिड गिविंग Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। हैश लॉ पढ़ो तुम लोग? हैश लॉ क्या बोलते हैं? इसके आगे हम लिख पाएंगे वैसे हैश लॉ क्या बोलते हैं? अगर तुम लोगों को पता हो तो बताओ क्या बोलता है हैश लॉ? हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर दिए। हैश लॉ पूछ रहा हूँ, हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट इज समेशन। हैश लॉ बोलता है कि जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रहता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, एंथैल्पी तो रिएक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है, चाहे वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो या 50 स्टेप। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। किस पर डिपेंड करता है बेटा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ना छोड़ के रिएक्शन लिख लो। इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? किस पाथ से रिएक्शन हो उस पर डिपेंड नहीं करता। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बेटा? इस रिएक्शन का निकालो या इन दोनों रिएक्शन का निकालो, ठीक है?
एक्चुअल रिएक्शन में है और ये रिएक्शन का पाथ है, तो पाथ पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हैश लॉ क्या बोलते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर दो रिएक्शन को ऐड करने से आप लोगों को फाइनल रिएक्शन मिल जाए, दोनों का एंथैल्पी ऐड करके इसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द फाइनल रिएक्शन। दोनों को माइनस करने से मिले तो एंथैल्पी को माइनस कर दो। सुन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया हम लोगों के पास में। ये कौन सा वाला एंथैल्पी है बेटा? तो जल्दी से, ये कौन सा वाला एंथैल्पी है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आया ना। तो ये दोनों इसके सम के इक्वल हुआ कि नहीं? ऊपर हम लिखे एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। तो इतना समझना कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा वो गैसियस स्टेट से आयंस को किस में डाले बेटा हम लोग? वाटर में, ठीक है ना। गैसियस स्टेट से हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो जो एनर्जी एक्सचेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो हीट होता है इन दोनों को ऐड करने से मिलता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। लैटिस एंथैल्पी कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। ये कैसा हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन दिस टू। समझ रहे कि नहीं? जैसे क्या बोल रहे हो तुम? नहीं आया समझ? गैसियस हाइड्रेशन में गैसियस कंपाउंड, हाँ एक ही बात, पानी में डिसॉल्व करना है ना हम लोगों को, तो गैसियस स्टेट से पानी में डिसॉल्व किया तो मैं NaCl का एग्जांपल लूंगा। तो NaCl होगा तो Na+Cl- की फॉर्म में होगा ना, किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड में हो तो भी Na+Cl- होता है। NaCl में Na और Cl थोड़े होते हैं, Na+ और Cl- होता है। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सुनो पहले बाद में लिखना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस को किसमें डिसॉल्व करो? पानी में। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि गैस को जब डिसॉल्व करोगे कौन सा वाला एंथैल्पी लगेगा? लैटिस एंथैल्पी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कैसा निकल के आया बेटा? इसलिए एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कैसा निकल के आया? नेगेटिव निकल के आया। अब तुम NaCl को डिसॉल्व करो किसी भी आयोनिक सॉलिड को, अगर हम डिसॉल्व करते हैं, आयोनिक सॉलिड को हम लोग डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, तो क्या रहता है बेटा? आयोनिक सॉलिड को डिसॉल्व करोगे तो एंथैल्पी कौन सा वाला बेटा? हाइड्रेशन भी काम में आएगा। और दूसरा कौन सा वाला काम आएगा बेटा? लैटिस एंथैल्पी काम में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लैटिस एंथैल्पी जो होता है दैट इज मच मोर ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में कैसा होता है बेटा? लैटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस वजह से एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कैसा निकल के आता है इसका? एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन निकल के कैसा आता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आता है पॉजिटिव। तुम लोग NaCl को पानी में डालो, एंथैल्पी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव रहता है? पॉजिटिव रहता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के एक्सोथर्मिक प्रोसेस पानी में डालना है NaCl। एंडोथर्मिक ना, हीट करोगे तो जल्दी से डिसॉल्व होगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। इसलिए बोलते हैं ना जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी होता है इन वाटर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रहता है। आयोनिक सॉलिड का कैसा रहता है? एंडोथर्मिक रहता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समझ गए यहाँ पे? देखो बेटा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, heat of neutralization, heat of neutralization, देखो it is the amount of heat liberated, it is the amount of heat liberated when 1 gram equivalent of an acid, when 1 gram equivalent of an acid, when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base. वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है बेटा।
देखो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को याद भी रखना है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है। देखो न्यूट्रलाइजेशन मतलब H प्लस OH माइनस गिविंग वाटर। न्यूट्रलाइजेशन कुछ ऐसा होता है ना, H प्लस OH माइनस गिविंग वाटर, इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को तुम लोग न्यूट्रलाइजेशन कंसीडर कर सकते हो। नोट करके पॉइंट लिखो, पहला ये लिख लो पहले कि न्यूट्रलाइजेशन कैसा दिखता है, बहुत काम आएगा। अब ये क्वेश्चन करवाऊंगा फिर नहीं होगा, तो कंफ्यूजन ना आ जाओगे, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन कैसा दिखता है, H प्लस OH माइनस गिविंग वाटर, ठीक है ना। H प्लस OH माइनस एक्वस गिविंग वाटर, ठीक है ना। वाटर कौन सा होगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसे होगा ना। लिखने जाओ तो लिख लो, एक्वस वगैरह लिखना है, गिविंग वाटर लिक्विड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है बेटा। लिखो पहला पॉइंट नोट करके लिखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन a strong acid is neutralized by a strong base is minus 13.7 kilocalorie per mole। कितना होता है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। माइनस का याद रखना है तुम लोगों को कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता हो आपस में, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है बेटा, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 57.27, ठीक है ना। माइनस का 57.27 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर एक वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेगा तो बेटा वीक एसिड प्लस वीक बेस का अगर रिएक्शन होगा तो जो न्यूट्रलाइजेशन का एंथैल्पी आएगा बेटा वो कैसा आता है, लेस देन माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल आता है। समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अगर रिएक्शन किसके बीच में होता है बेटा, HF प्लस NaOH के बीच में होता है। HF का एक बेस है ना, क्या बनाएगा बेटा, NaF प्लस वाटर, ऐसे होगा ना। HF प्लस NaOH के बीच में होता है तो क्या बनेगा, NaF प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो होता है 16.27 माइनस का 16.27 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो एक ये वाला टर्म याद रखना कि ये इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, वो किस वजह से रहता है, वो इस वजह से रहता है कि यहाँ से जो मिलेगा हम लोगों को कौन सा लाइन मिलेगा, F माइनस, और F माइनस के स्मॉल साइज की वजह से इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रहता है। इसके केस में क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा एंथैल्पी हम लोगों को ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। बाकी इसमें तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है। पहले लिखो हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हैश लॉ। तो जितने एंथैल्पी लिखवाए उनको एक बार ठीक ठाक से पढ़ लेना। बस दिक्कत कहाँ होता है, स्टेट को कंसीडर करने में। सॉलिड था लिक्विड कंसीडर कर लिए, लिक्विड स्टेट से लेना था गैसियस कंसीडर कर लिए, गैसियस से लेना था सॉलिड स्टेट से कंसीडर कर रहे हैं ना। बाकी डेफिनेशन तो तुम लोग जानते हो, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, एटमाइजेशन में क्या करते हैं, एटम्स निकालते हैं, है ना। आयोनाइजेशन सारे तुम लोग जानते ही हो, लैटिस एंथैल्पी में क्या करते हैं। बस कंफ्यूजन कहाँ होता है, स्टेट कौन सा मानना है। जैसे अभी हम भी कंफ्यूज हो रहे थे, याद लिख दिया ना एक बार, कौन से वाले को, हाइड्रेशन वाले को ना। तो हाइड्रेशन वाले में तो हमें गैसियस स्टेट से लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि सॉलिड स्टेट को डाल दिए, ये थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होते हैं। लिखो हैश लॉ, लिखोगे इट स्टेट्स दैट enthalpy of any chemical reaction is constant. It states that the enthalpy of any chemical reaction is constant. बट हैश लॉ क्या बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका एंथैल्पी कैसा रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, whether the reaction occurs in single step or multiple steps, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट
whether the reaction occurs in single step or multiple step. ठीक है, that is the enthalpy of reaction. That is the enthalpy of reaction depends on the initial and final state of the reaction. That is the enthalpy of reaction depends upon the initial and final state of the reaction and is independent of the route followed to complete the reaction. And is independent of the route followed to complete the reaction. समझ में आ रहा है क्या बोलता हूँ? इस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, रूट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्लियर है आप लोगों को? जैसे मान लो मेरे पास में एक रिएक्शन है, हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है बेटा 1/2 N2 प्लस O2, ठीक है ना, 1/2 N2 प्लस O2 गिविंग NO2, ऐसा कोई रिएक्शन 1/2 N2 प्लस O2 गिविंग NO2, सब कुछ गैसियस स्टेट में 1/2 N2 गैस O2 गैस गिविंग NO2 गैस, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। इस रिएक्शन का तो एंथैल्पी स्टडी करना है, तो रिएक्शन कैसा होता है, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मोर देन वन स्टेप, ठीक है। जब मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टेप्स को एंथैल्पी ऐड करेंगे, बोलेंगे किस स्टेप को होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन को देखें तो इस पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होगा, 1/2 N2 गैस किसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा, हाफ ऑफ O2 गैस के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बेटा, NO गैस, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, जो NO गैस होता है दैट रिएक्ट्स विद किसके साथ में 1/2 O2 अगेन, तो क्या बनता है हम लोगों के पास में NO2 गैस बनता है। दो स्टेप में कंप्लीट होगा। इसका एंथैल्पी कितना होगा बेटा, डेल्टा H1, इसका एंथैल्पी कितना होगा, डेल्टा H2। इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H। इसके को लोग 100% दोनों को ऐड करने का फाइनल रिएक्शन मिल रहा है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिएक्शन मिलेगा कि नहीं, है ना। तो किस पाथ पे आया उससे कोई मतलब नहीं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितने स्टेप में कंप्लीट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन कौन सा तुम्हारे पास में क्या बेटा, H2 गैस प्लस O2 गैस, हाफ ऑफ O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड, ऐसा बना तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा, कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला स्टेप तो ये है कि H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस मिलके क्या बनाएगा बेटा, स्टेप 1 क्या होगा बेटा, एक स्टेप 1 क्या होगा इसका, H2O गैस बनेगा कि लिक्विड बनेगा, H2O गैस। अब क्या करोगे तुम लोग, दूसरे स्टेप में क्या करोगे बेटा, H2O गैस को किस में कन्वर्ट कराओगे, H2O लिक्विड में कन्वर्ट कराओगे। ये स्टेप 2 हो गया। ये दोनों स्टेप हुए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका एंथैल्पी H1, इसका एंथैल्पी H2, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होगा बेटा, H1 प्लस H2 के इक्वल। जितने भी स्टेप्स हम लोगों को लगाने हैं उन सबको ऐड कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, क्वेश्चन लिखो तो आएगा अच्छे से समझ। जल्दी से आंसर देना, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन बोलो। देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय NaOH, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय NaOH इज 50.6 किलोजूल पर मोल। Enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization of acetic acid by NaOH is 50.6, बेटा कितना है 50.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसका आगे,
calculate the enthalpy of ionization of acetic acid. Calculate the enthalpy of ionization of acetic acid. निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? Calculate the enthalpy of ionization of acetic acid. जल्दी से करके बता दें. ये देख आयोनाइजेशन तो आयन से ब्रेक करना है, तो उसी का पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है. तो हैश लॉ कैसे हेल्प करेगा? देखो इतना समझना कि जो तुम्हें आज हम पढ़ाए ना, तो ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा पाए, लेकिन आज जो पढ़ाए उसके बेस पे नीट क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं. जितने एंथैल्पी पढ़ाए उन सब के बेस मैक्सिमम टाइम नीट में क्वेश्चन एंथैल्पी वगैरह के बेस पे ही आता है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होता है वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी. इन तीन से तुम्हारे लिए 80-90% क्वेश्चन बनता है. गिव्स दी एनर्जी के फिर क्वेश्चन है ना, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि एंट्रोपी वगैरह कैसे निकालेंगे, उसके क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं बनते जितना तुम लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है. थोड़ा सा इसको ठीक से करना. देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया किसका? एसिटिक एसिड का. CH3COH का NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3COO माइनस प्लस वाटर. ये बनेगा ना, CH3CO माइनस और वाटर. CH3CO Na लिखो, बात है कि वाटर में तो CH3CO माइनस की तरह एग्जिस्ट करेगा. लिख दो अलग से Na प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना. इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ये रिएक्शन को अगर ठीक से देखो तो रिएक्शन हो रहा है क्या बेटा? ये रिएक्शन हो रहा है CH3COH. पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? CH3CO माइनस और H प्लस में. ऐसे ही कि नहीं आया ना? और कुछ हो रहा है? दूसरा क्या हो रहा है बेटा? H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना रहा है? वाटर. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ऊपर वाला रिएक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले बताओ. इन दोनों को ऐड करने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बेटा Na तो NaOH तो एक ही बात है ना. ऊपर वाला रिएक्शन यही तो है कि CH3COH हो रहा है, वो CH3CO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है. यही तो हो रहा है, CH3CO माइनस में H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. और क्या हो रहा है बेटा? H प्लस और OH माइनस रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. पहले वाले स्टेप का रिएक्शन बेटा एंथैल्पी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. और ये क्या बेटा? ये कितना होता है? 57 पॉइंट माइनस का 57.27 किलो जूल पर मोल. ये बताए थे. ये दोनों ऐड करने पे कितना आएगा? कितना होना चाहिए? 50.6 किलो जूल पर मोल. हाँ या ना? न्यूट्रलाइजेशन को माइनस में दिया होगा ना. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? माइनस में होगा कि प्लस में होगा? न्यूट्रलाइजेशन तो माइनस में होगा ना. एक्टोथर्मिक प्रोसेस होता है. एसिड बेस रिएक्शन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, ऑलवेज एक्टोथर्मिक. तो वो कितना हम लोग दिया है तो कितना कंसीडर करेंगे उसको? माइनस के प्लस? माइनस का. तो बस निकाल लो कितना आ रहा है जो भी आ जाए. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना आ जाएगा यहाँ? माइनस का 50.6 प्लस का 57.27. तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का प्लस का कितना आ रहा है? 6.7. 6.7. हाँ 6 पॉइंट, इसको ऐसा लिख लो 57.3. 6.7 किलो जूल पर. समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम एक और क्वेश्चन बोल रहा तो बताओ.
देखो find the heat of formation of ethyl alcohol from the following data. Find the heat of formation of ethyl alcohol from the following data. Find the heat of formation of ethyl alcohol from the following data. मैं डेटा लिख रहा हूँ. Carbon solid plus oxygen gas giving you CO2 gas. इसका एंथैल्पी दिया बेटा माइनस का 94 किलो कैलोरी पर मोल. किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है. दूसरा रिएक्शन लिखो बेटा H2 gas plus half of O2 gas giving you H2O liquid. इसका एंथैल्पी दिया है -68 किलो कैलोरी पर मोल. तीसरा लोगों के पास में C2H5OH liquid plus 3 moles of O2 gas giving you 2 moles of CO2 gas plus 3 mole of water liquid. इसका बेटा एंथैल्पी दिया है माइनस का 327 किलो कैलोरी पर मोल. मतलब ये डेटा तुम लोग heat of मुझे find the heat of formation of ethyl alcohol from the following data. रिएक्शन का क्वेश्चन तो बहुत आसान है. तुम लोगों से होता है या नहीं होता वो देखते हैं. खुशबू कैसे करें ऋतिक सफाली क्या करें फिर इसमें करने के लिए कुछ बताओ तुम. खुशबू जोई कहाँ है आजकल. सर वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब है. हाँ बेटा 94. हाँ देखो क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर तुम्हें क्या बनाना है. ये ethyl alcohol तो बनाना है ना तुम लोगों को. ये बनाना है कि नहीं बनाना पहले ये बताओ. इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा कि नहीं पलटना पड़ेगा. तो रिएक्शन को जब पलटोगे तो क्या होगा 3 of H2 plus 2 of CO2 will give you क्या बनेगा बेटा C2H5OH plus 3 moles of oxygen. ये बनेगा ना. एंथैल्पी माइनस से कैसा हो जाएगा बेटा प्लस. इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा वो क्या होगा वो होगा प्लस का 327 किलो कैलोरी पर मोल. यस और नो. समझ में आता है सभी को नहीं आता जब सब लोग बताओ. ठीक है. इस रिएक्शन का तुम्हें हीट ऑफ किसका बनाने से तुम्हें बनाना है C2H5OH बनाना है. C2H5OH बनने का मतलब क्या होगा. C2H5OH बनने का मतलब 2 कार्बन कितना हाइड्रोजन H2 कितना चाहिए हमें 3H2 प्लस हाफ ऑफ O2 मिलके C2H5OH बन जाएगा ना. यस और नो. हाँ ना जल्दी से बताओ. इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन चाहिए तो ये सारी कहानी चाहिए कि नहीं चाहिए. यस और नो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा. कितना कार्बन चाहिए 2. हाइड्रोजन कितना चाहिए 6. कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही है. ऑक्सीजन का O2 है और हाइड्रोजन का H2 है. कोई लिख लिया मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बनाने के लिए. अब सोचो बेटा कि तुम्हें इन सब तीनों इक्वेशन से ये सारी कहानी लेके आनी. तो कार्बन तुम्हें कितना चाहिए पहले बताओ. 2 चाहिए तो 2 से इंटू करना पड़ेगा इस रिएक्शन में. हाइड्रोजन कितना चाहिए 3 या कितने से इंटू करना पड़ेगा. अब तुम्हें क्या बेटा ये चाहिए. तुम्हें ऑक्सीजन कितना चाहिए बेटा हाफ चाहिए. और क्या चाहिए तुम्हें ये और जो है CO2 वगैरह कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. देखो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा
ऊपर वाले रिएक्शंस को ऐड करना है, नीचे वाले में से माइनस करना है। तो सोचना पड़ेगा कि इनको निकाल के कैसे रिजल्टेंट निकालना। तो सोचोगे कैसे, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या CO2, उल्टा हम लोग क्या किए, ऐसा मत करो ना, फिर नीचे वाले के साथ में ऐड कर दो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया हम लोगों के पास नीचे वाला जो राइट से लेके वो हो गया 3। इन तीनों को ऐड करो दो आपस में। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो वाटर से वाटर जाएगा। देखो यहाँ 3 वाटर गया, 2 CO2 गया। इधर साइड अब क्या क्या बचा, क्या बचेगा, 2 कार्बन बचेगा, 3 हाइड्रोजन बचेगा, आया ना। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से बचेगा 3/2, है ना। तो 4.5 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो रहा है तुम लोगों के पास, तो यहाँ पे कितना है, ये गायब करके यहाँ कितना छोड़ेगा बेटा, हाफ के सही ना, 2 + 1 3.5 हो रहा है ना, 4.5 to 3.5 3 से 3 गया, हाफ ऑक्सीजन बचा, वही सारा कहानी हमें चाहिए था। हाफ ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, और एक हम लोगों के पास बच रहा है क्या, C2H5OH। तो हुआ क्या तुम लोगों के लिए कि जो थर्ड रिएक्शन है क्या होगा, माइनस का प्लस का 327 माइनस क्या होगा बेटा, 2 into दिस वैल्यू, 2 into माइनस का 94 प्लस 3 into माइनस का 68। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। और एक टॉपिक बचता है बोर साइकिल, है ना, वो इसका, फिर बाकी हम लोग थोड़ा सा आगे वाले टर्म्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तुम्हें क्या डाउट है तुम बताओ, हो गया इसी में था कुछ, तुम ज्यादा पढ़ के आ गए।